Hey guys, welcome to the third episode of Pop Culture Therapy, the third session of Pop Culture Therapy और वेरी प्रोफेशनल पॉडकास्ट। इससे पहले 4 बार इंट्रो हो चुका है, लेकिन उसको कुछ रीजंस की वजह से मैं काटना पड़ा। खैर वी आर ऐसे ही नहीं, हम प्रोफेशनल पॉडकास्ट। तो पंकज भाई, चलिए फिर आज के सबसे पहले टॉपिक से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बताइए टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक है मार्वल का कॉपीराइट इशू, जो मार्वल एक्चुअली कॉपीराइट कर रहा है लोगों के ऊपर, लीकर्स और स्पेशली जो लोग स्पॉयलर स्प्रेड। केस वेस हो गया है, मतलब बेसिक मैं समझा देता हूँ प्रीमाइस ऑडियंस को। तो रेडिट पे एक पेज है r/Marvel Studios/spoilers करके। तो वहाँ पर मार्वल मूवीज़ के जितने भी प्लॉट लीक्स हैं, इमेजेस के लीक्स हैं, सारी चीज़ें वहीं आती हैं। एंड अभी एंटमैन के टाइम पे एंटमैन की जो पूरी की पूरी सबटाइटल्स की फाइल थी, वो भी इसी सबरेडिट से लीक हुई थी। तो जनवरी में। हाँ, जनवरी में, मूवी के रिलीज़ से पहले। तो अभी जब मूवी रिलीज़ हो गई और क्या नाम है, मूवी ने गंदा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे, तो जो डिज्नी का चूहा है वो गर्मा गया ऑब्वियसली, और उसने बोला केविन चचा को कि केस कर दीजिए। अभी वो सबरेडिट वालों पे केस कर दिया, जिन्होंने वो लीक्स डाले हैं उन सब पे केस हो रहा है। और वो सबरेडिट भी अब बंद हो चुका है, आई थिंक सो। मैंने देखा था इमेज वगैरह, पूरा उड़ चुका है। बहुत पैसा वैसा भी अब खर्च होने वाला है उन रेडिटर्स का, क्योंकि लीगल केस है। एक्चुअली एक और कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग इसके पीछे, कि जिसने लीक किया था ना, उसने एक्चुअली बर्नर ईमेल का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसे तो पहले तो पकड़ नहीं सकते। ऊपर से ये रेडिट पर एक्चुअली 40,000 वर्ड्स की लिमिटेशन होती हैं, जिसके कारण डायरेक्टली उसने उस पर ना अपलोड करके उसने गूगल ड्राइव पर एक वर्ड फाइल बनाई, पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को वहाँ लिखा और उसका लिंक शेयर किया, जिसके कारण अब गूगल पे भी मतलब मार्वल ने अपना सिकंजा कसा है और उसे भी कहा है कि भाई अपने उस यूज़र को हमारे अब आई थिंक दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं, गूगल और रेडिट दोनों। रेडिट और गूगल दोनों कोऑपरेट। इस पर तो मीम भी बना था भाई, बहुत बढ़िया, WWE का मैक मोहन। तो वही कह रहा हूँ कि बेसिकली वो रेडिटर्स का बुरा टाइम आ चुका है ऑल्सो। अब इसके बाद से मोस्ट प्रोबेबली आने वाले टाइम में कोई भी प्लॉट लीक नहीं आएगा, और इसी वजह से हम लोग भी प्लॉट लीक्स पे वीडियो नहीं बनाएंगे, एंड स्पॉयलर्स भी कम ही आएंगे मोस्टली। प्लॉट लीक से एक घाटा ये भी होता है ना, कि एक तो पहले अगर मान लो कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, कभी कभार लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मूवी से, तो इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है बिना उसके लीक के, और वैसे भी अच्छा ही है। लेकिन एक्चुअली पता है, यही चीज़ें एक्चुअली मूवी की हाइप भी बनाते हैं इफ आप लोग देखने जाओगे, क्योंकि नो वे होम के टाइम भी प्लॉट लीक्स के कारण ही हाइप बनी थी। वरना किसको पता था एंड्रू टोबी आ रहे हैं, आ भी जाते ना। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, पिक्चर नहीं चलती उतनी ज़्यादा जितनी अभी चली है। मैं रिसेंटली कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, तो कुछ समय पहले ईमान वलानी, जो मतलब कमाला खान का रोल प्ले करती हैं, उन्होंने खुद ही इस बात को रिवील किया था कि मार्वल स्टूडियोज के कुछ लोग ही एक्चुअली इस तरह के प्लॉट लीक्स को इस सबरेडिट पर फैला। वही तो, मार्वल को अपने एम्प्लॉयज को धरना चाहिए, जो रेडिटर्स हैं उनको क्यों धरे। वो पूरा पेज बंद नहीं करवाना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि अब पता है, एक तो मार्वल मूवीज आज के टाइम पर नहीं चल रही हैं उतनी ज़्यादा। टू बी ऑनेस्ट, मूवीज अच्छी नहीं बना रहे मार्वल, मूवीज और सीरीज दोनों। ऐसी मूवीज नहीं बन रही जिस पर बहुत ज्यादा लोग बात कि क्या ही मूवीज आई हैं। एक तो एंटमैन आई, इट वाज आई थिंक एवरेज, या कह सकते हो बिलो एवरेज कहीं ना कहीं। उसके अलावा उससे पहले थॉर लव एंड थंडर, वो तो कैंसर पिक्चर है। और उससे पहले आई थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, वो पिक्चर पे बात करने लायक है, इसलिए अभी तक हम लोग उस पे बात कर रहे हैं। उसका स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग अच्छा था, बाकी मुझे स्टोरी थोड़ा सा अंडरवेल। हाँ, वो भी क्योंकि उसके हाथ में था, सैम राइमी के हाथ में, इसीलिए वो पिक्चर बच गया। अरे वो मूवी के डेवलपमेंट के दौरान वो लोग स्क्रिप्टिंग की डेवलपमेंट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मूवी थोड़ी सी खराब। मूवी देखने में तो बहुत अच्छी थी विजुअली, लेकिन उस तरह की वो क्या कहते हैं, उसमें कोई सब्सटेंशियल मटेरियल। पहली बार देखने में मजा आता है, बट उसको जब रीवॉच करोगे और उसके बाद सोचोगे तो वो गड़बड़ है। रीवॉचेबिलिटी नहीं है उसकी, जैसे एवेंजर्स की। एवेंजर्स छोड़ो, अगर हम लोग थॉर रैग्नारॉक की बात करें, उसकी रिवॉचेबिलिटी है। अगर सिविल वॉर की बात करें, उसकी रिवॉचेबिलिटी है। विंटर सोल्जर की भी रिवॉचेबिलिटी है। यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका 1 की भी रिवॉचेबिलिटी है, मैंने देखी है वो मूवी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर भी अच्छा लगता है, जो एंटिसिपेशन बिल्ड किया। अभी सुपर इंडिया ने भी उस पर एक स्पेशल वीडियो थी, ऑब्वियसली डिजर्व। आगे बात करते हैं जैक स्नाइडर का फुल सर्कल। भाई रात में ट्विटर पे आया, मैं तुरंत आपने मुझे बताया ना। नहीं, मैं उससे पहले सबसे पहले मैं फ़ोन किया अमीश भैया को। अच्छा, ये क्या चल रहा है।
बोले अच्छा। यार मेरे को भी नहीं पता, 28 तारीख को जब आएगा तभी पता चलेगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने तुरंत फ़ोन काटा, मैंने पंकज भैया को फ़ोन किया। तो भाई लग रहा है कि जो सेल दी स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स वाला चल रहा था ना, मेरे हिसाब से हो सकता है ऐसा हो जाए और इसी चीज़ का चल रहा हो। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का अनाउंसमेंट वार्नर ब्रोस या नेटफ्लिक्स भी एक साथ करते, सिर्फ जैक स्नाइडर ही नहीं करते ना। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़ैन इवेंट है, जैसे मतलब उसमें कुछ और लीक्स और कुछ और वो चीज़ें बताएं, लीक्स नहीं मतलब कुछ और जो बचे कुछ चीज़ें हैं बिहाइंड द सीन के बारे में वो बताएंगे यहाँ पे जैक स्नाइडर अपने फैंस के साथ, शायद 1-to-1 इंटरेक्शन भी करें, शायद आई थिंक कोई। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे नो वे होम का एक्सटेंडेड कट रिलीज हुआ था ना मूवी के बाद, तो हो सकता है कि 28 तारीख को जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का एक्सटेंडेड कट या डिलीटेड सीन्स का अनाउंसमेंट हो नहीं कि नहीं कौन कौन से डिलीटेड सीन्स तो से उनको रिलीज किया जाए अलग से। नहीं तो वो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे वार्नर ब्रोस भी अब इन्वॉल्व हो लग। सकता है कि इन्वॉल्व हो, क्योंकि देखो डायरेक्टली तो बिना किसी उसके क्या नाम है, जेम्स गन ऐसे नहीं लिखेगा कि इनकमिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम डार्क साइड। हो सकता है, देखते हैं वो। वैसे एंटिसिपेशन तो बहुत बनी है लोगों के फैन के बीच में। जिन्हें नहीं पता उन्हें उनके लिए बता दूं कि जैक स्नाइडर ने अभी ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि इनकमिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम डार्क साइड, और ये जैक स्नाइडर जस्टिस लीग से कनेक्ट होने वाला है, कुछ तो कनेक्शन है इनके बीच में। 28 से 30 तारीख तक का डेट है अप्रैल में, और उसी में पता चलेगा कि वो क्या टीज। वैसे अप्रैल में यार बहुत कुछ है। अप्रैल में आई थिंक 21 से लेके 23 अप्रैल तक सिनेमा कॉन है, और उसमें शायद सोनी का पैनल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तो उसमें उसमें भी हो हो सकता सकता है है। कि मैडम वेब का आ जाए टीजर। और ये एल मुएर्तो का भी ये लोग वो टीज कर रहे थे कि जो एल मुएर्तो की मूवी को भी अनाउंस कर देंगे कि उनका कब वो रिलीज डेट है, और उसमें शायद उसका तो शायद सुन रहा था कि कैंसिल होने वाला है, मैंने कहीं तो सुना था। नहीं नहीं, शायद मैंने सुना है कि वो शायद रिलीज करेंगे उसे, और उसका वो बताएंगे कि आखिर वो कब रिलीज होने वाली है इसी बार। और उसमें शायद एना दी आर्मिस का भी एक कैमियो हो या फिर रोल होने वाला। तो एना दी आमरस का कैमियो अगर हुआ तो हाँ, मैं फिर मैं देखने चला जाऊंगा पिक्चर, मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ, तो पैसे ही ऐसे ही कमाएगी। लेकिन देखो आई थिंक हो सकता है कि सिनेमा कॉन में स्पाइडरमैन 4 का भी हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन उसके पॉसिबिलिटी कम है। चांसेस क्योंकि कम है, हाँ। क्योंकि लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को अनाउंसमेंट जो है वो कॉमिक कॉन में ही देखने को मिलेगा, अगर होने भी वाला होगा तो। लेकिन करना होगा ये लोगों को, क्योंकि मार्वल से थोड़ा ध्यान खींच रहा है लोगों का हट। नहीं, स्पाइडरमैन ही बचा सकता है मार्वल को इस टाइम हाँ, पर। वही स्पाइडरमैन बचा ही सकता इकलौता कैरेक्टर है। हाँ और एक्चुअली इमरजेंसी में सोनी ने पहले भी काम किया है एक्चुअली, जैसे कि जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद आने वाली थी, डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद आने वाली थी नो वे होम आई गेस पहले। लेकिन जब सोनी से मिला ना परमिशन, तो इन्होंने जल्दबाजी में स्पाइडरमैन 3 को पहले प्रोड्यूस किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर फैंस का रिएक्शन देखे लोग तो फिर से प्रोडक्शन चालू कर दें लोग स्पाइडरमैन का। सोनी का करना होगा ना, तो सोनी इस साल अनाउंस करेगा, साल के एंड तक शूटिंग करेगा, अगले साल के मिड तक पिक्चर निकाल देगा वो। इतना स्पीड है सोनी के पास। और सोनी का वीएफएक्स एकदम एक नंबर है, इमेज वो लोग टाइम भी नहीं लगाएंगे। हाँ, इमेज वर्क्स बहुत कड़क स्टूडियो है, वो लोग ऑन टाइम चीज करके देंगे विद द बेस्ट सीजीआई। इसके बाद बात करते हैं मार्वल के 80 ईयर प्लान के बारे में। जिनको नहीं मालूम, मैं बता दूं कि केविन फाइगी ने एक्चुअली रिसेंटली रिवील किया है कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को भी उतना ही लंबा लेकर चलना चाहते हैं जितना मार्वल कॉमिक्स अब तक चला है, लाइक ऑलमोस्ट 80+ ईयर के आसपास। तो आपको क्या लगता है ब्रो, ये पॉसिबल हो सकता है? आज से 80 साल बाद आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को किस तरह से मैच। अभी जो हिसाब है ना, उस हिसाब से 8 साल भी सरवाइव करना मुश्किल है मार्वल के लिए अभी। 80 साल तो बहुत दूर की बात है। भाई एक्चुअली वो क्या कहते हैं, सुपर हीरो फटीग वाला जो एक टर्म चल रहा है फैंस के बीच में, आई गेस कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्टिव लग रहा है। ऑडियंस देखना छोड़ रही है अब, क्योंकि अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा है मार्वल। मैं इस पे एक पॉइंट रखना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है कि क्रिएटर्स के चैनल डेड हो रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। उसका रीज़न ये है कि ऑडियंस देखना छोड़ रही है सुपर हीरो कम्युनिटी को, क्योंकि इस कम्युनिटी का जो मेन कंटेंडर है मार्वल, उसने लास्ट 1 साल में बहुत घटिया कंटेंट दिया है। शी हल्क, थॉर लव एंड थंडर, ये सब दिया उसने, मिस मार्वल। तो ऑडियंस देखना छोड़ रही है, नॉर्मल ऑडियंस, और इसलिए हम लोग के भी व्यूज डाउन जा रहे हैं। तो इसलिए मार्वल को कुछ ना कुछ अच्छा निकालना ही पड़ेगा एनी हाउ। नहीं, मार्वल का ये दिक्कत है ना कि ये चीज़ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को समझना चाहिए कि हर कोई मार्वल कॉमिक्स का फ़ैन नहीं है। और जैसा है कि वो कोई भी कैरेक्टर को बना देंगे उस जिसके ऊपर, अब नॉर्मल कॉमिक बुक फ़ैन तो ऑफ कोर्स उन चीज़ों को एंजॉय करेगा,
लेकिन जिसकी शुरुआत ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने से हुई है, उससे आप मतलब मेन कैरेक्टर वो हटा दिया आपने, तो उसका शायद इंटरेस्ट कम हो गया। यही रीज़न हो। अब पता नहीं क्या होगा, लगता तो नहीं है 80 ईयर सर्वाइव कर पाएगा, बट हाँ इफ़ करता है मार्वल 80 ईयर्स तक सर्वाइव और बार बार 2-3 रिबूट भी होते हैं और प्रॉपर चलता है, तो हाँ मैं भले ही बूढ़ा हो जाऊँ लेकिन सुपर हीरो पिक्चरें देखते रहेंगे अपन। नहीं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने वाले लोग इंटेलिजेंट हैं और आई गेस वो कर ही लेंगे, बट हाँ ये देखना ज़रूर होगा कि मतलब इंटरेस्टिंग कि ये इसकी चीज़ को किस तरह लेके जाओ, कितने रीबूट्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, ऐसा ना हो कि मतलब वो लोग चलाए जा रहे हैं, भले पैसा कमा रहे हैं लेकिन घटिया कंटेंट दे रहे हैं, तो फिर शायद मैं भी देखना छोड़ दूं एक पॉइंट पर। बट हाँ इफ़ वो लोग रिबूट करते हैं, प्रॉपर स्टोरी दिखाते हैं, तो हाँ आई कंटिन्यू वॉचिंग मार्वल जब तक मर नहीं जाते अपन, ठीक है। नहीं, पहले जो इम्पैक्ट था मार्वल का वो ओरिजिनल फैंस के बीच से कहीं वो कुछ ना कुछ अब मार्वल प्रेजेंट करेगा, वो कुछ ना कुछ देखते रहेंगे, इसमें कोई और नहीं अब ना बहुत सारी नई ऑडियंस भी जुड़ रही है मार्वल में। बहुत। अब जब तक आप नई ऑडियंस को अच्छा कंटेंट नहीं दोगे तब तक वो क्यों ही देखेंगे आपको। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब इनको कम से कम रिबूट करना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा रिबूट। आई थिंक ये चीज़ सीक्रेट वॉर्स के बाद होगी कि रिबूट होने वाला। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे कि आप कॉमिक बुक का एग्जांपल ले लो, आप कोई मान लो स्टोरी आपको पढ़ना है तो आप पूरा का पूरा 1940 से शुरू तो नहीं करोगे ना, तो एक्चुअली इसीलिए वो लोग भी रिबूट करते हैं कॉमिक बुक को। तो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को मान लो कोई फ्यूचर जनरेशन का बच्चा फॉलो करना चाहेगा तो वो आयरन मैन से बैठ के तो देखेगा ना। 5 तक तो तब भी ठीक है, 6 पहुंच जाएगा तो और पिक्चरें बढ़ जाएंगी, तब मतलब ना के बराबर लोग शायद देखें। हाँ तो हो सकता है, हो सकता है ये लोग करेंगे रिबूट करेंगे तो वही अच्छा ही होगा। हाँ इसके बाद एक टॉपिक है मेरे पास जो है जवान का एक छोटा सा क्लिप अभी रिसेंटली लीक हुआ है इंटरनेट फिर से पर, लीक, शाहरुख खान की फिर नेक्स्ट से मूवी लीक पर भाई, लीक पर फिर से लीक पर। तो जवान का, शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी का एक छोटा सा हल्का सा एक एक्शन सीन का वो लीक हुआ है, आई थिंक 2 या 3-4 सेकंड का है। उसने धूम, तो देख के तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड सब लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि पठान का जो कलेक्शन है उसको जवान बीट कर दे। आपको क्या लगता है इस पे? पूरी पॉसिबिलिटी है और ये होता है, सो लेट्स एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। नहीं शाहरुख खान का भी पूरा एकदम इस टाइम वापस से एक पीक आ गया है और इस टाइम बॉलीवुड आई थिंक रिवाइव ही शाहरुख खान की वजह से होगा। आई थिंक कि जवान पॉसिबल तो है कि पठान को पीछे छोड़ दे, एक बहुत डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा होता है। शाहरुख खान का करियर एक बहुत लंबे समय तक वो था, वो क्या कहते हैं, बिहाइंड द सीन्स था एक तरह से, और अभी फिलहाल उनको लोग जानना और देखना फिर से शुरू कर रहे हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वैसे शाहरुख खान की कौन सी फेवरेट मूवी आपकी बता? डर, ठीक है, और ओम शांति ओम, रावण, बादशाह मुझे काफी पसंद आई थी। नहीं, बादशाह भी मुझे पसंद शाहरुख खान का जो परफॉर्मेंस है ना, आप स्वदेश मुझे बहुत पसंद स्वदेश है। भी, तो शाहरुख खान का जो परफॉर्मेंस है ना, वो मुझे कुछ मूवीज में बहुत डिस्टिंक्ट लगा है। एक जैसे कि आपने स्वदेश बोला वो, और दूसरा माय नेम इज, हाँ, ये दोनों मूवीज मेरे ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट डाली थी उनके परफॉर्मेंस को लेकर, और उन्हें एज एन एक्चुअल परफॉर्मर एक बहुत अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया था। कम से कम 90s के ज़माने में उन्होंने एक जैसे ही कई सारे रोल्स किए हैं, एक्टर वो अच्छे। हाँ उस टाइम खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री में किसी को भी करना ही पड़ता है, लेकिन ऐसी मूवीज बहुत कम बनती हैं और वो पोटेंशियल उनका दिखता है उसमें। अभी फिलहाल पठान जैसी मूवीज में उन्हें फिर से एक एक्शन हीरो के रूप में वो स्टैब्लिश किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और देखते हैं कि वो इस चीज़ को और लेकर आगे। अभी तो पठान के बाद डंकी आएगी तो उसमें भी एक नया रोल हमें नए अवतार में शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। और उससे पहले जो और उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। जीरो में भी उन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बस मूवी चल। नेक्स्ट टॉपिक है कैंग द कॉन्करर इन मून नाइट सीजन। हाँ इसका काफी रूमर्स आ रहा भाई, है। ये कॉस्मिक वंडर से शायद एक लीक आया है कि एक इनसाइड किसी क्रू मेंबर ने इस बात को रिवील किया है कि मून नाइट सीजन 2 के अंदर हमें कैंग का एक इन्वॉल्वमेंट देख। मार्वल वालों, तुम्हारे इनसाइडर्स ही लीक करे एम्प्लॉइज, उनको पहले पकड़ो, रेडिटर्स को बाद में पकड़ना। हाँ और मैं तो क्या, ये सिर्फ खुन्नस थी मार्वल की एक्चुअली, वो मुझे वही वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। अब वो लोग बस इल्जाम लगा रहे हैं उस पर कि भाई उन लोग की वजह से ये इफेक्ट पड़ा, वो नहीं तो क्या। और अब पता है, इससे पता है और अभी हाइप बननी और कम हो जाएगी जितनी। अब वैसे भी मार्वल डाउनहिल जा रहा था, अब लीक्स नहीं आएंगे, लोग और नहीं जानेंगे और वीडियोस कम बनेंगी
और अब और ज़्यादा हो सकता है कि मार्वल का डाउनफॉल हो इस साल। हो सकता तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। है कि वो लीक आई है कि वो मून नाइट सीजन 2 के अंदर हमें देखने को मिलेगा कैंग द ऐसा ये कि चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही थी, ये चीज़ कहीं ना कहीं ऑब्वियस थी, क्योंकि कैंग द कॉन्करर पूरे हाँ, फेस का विलन है। जैसा कि इजिप्शियन माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक क्या कहते हैं मून नाइट, तो उसमें हो सकता है कि रामा टट जो है अल्टरनेट वेरिएंट कैंग का उसका इन्वॉल्व मेरे को इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई लगती है, क्योंकि इजिप्शियन गॉड ही है। और क्या नाम है, खॉन्शू। और हो सकता है कि ये पास्ट में शायद खॉन्शू गॉड्स वगैरह से भी इन्वॉल्व मतलब बेसिकली ऐसा हो सकता है कि खॉन्शू के पास्ट में हम लोगों को रामा टुट का भी कुछ ना कुछ ऐसे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले बेसिकली। नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है और यही होगा आई थिंक। अभी होप बना लिया आपने सही। नहीं, मेरे को लगता है ना कि अगर मून नाइट सीजन 2 में हमें कैंग द कॉन्करर एज विलन देखने को मिलता है, तो रामा टुट का ही वेरिएंट मोस्टली देखने को मिलेगा, 90% चांस है। और अगर दिखता है तो शायद से वो उसकी ओरिजिन स्टोरी या फिर प्रीक्वल स्टोरी होगी, जो हम लोगों को आगे दिखाई जाएगी उसकी, कि उसके पास्ट में क्या हुआ है। और हो सकता है कि उसके पास्ट पर मून नाइट का भी कोई एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो, जो हमें आगे जाकर देखने को मिले। अगला टॉपिक पे इसी से कैंग द कॉन्करर से ही जुड़ा हुआ है, और वो है कि एंट मैन 3 में जिस थॉर को ये जिस थॉर की बात कर रहा था ये कैंग द कॉन्करर, एक्चुअली वो थॉर नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका था। ये थ्योरी बहुत वाइल्ड है और बहुत तेजी से फैल रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। जैसा कि थ्योरी के हिसाब से, जैसा कि वो कैंग द कॉन्करर एंट मैन से पूछता है कि क्या तुम वही एवेंजर हो जो थॉर हैमर के साथ। वेल बेसिकली बहुत सारे लोग ये थ्योराइज कर रहे हैं कि हो सकता इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने के स्टीव रॉजर्स के साथ ये कैंग का ही एक सामना हुआ होगा, और शायद वहाँ पे दोनों की बहुत अच्छी खासी भिड़ंत हुई होगी, और क्या पता किसी अल्टरनेट वेरिएंट को या स्टीव रॉजर्स के ही किसी अल्टरनेट वेरिएंट को कैंग ने मारा हो या फिर झूठ बोला हो कि मैंने उसे ऐसा हो सकता है ना कि बेसिकली जब वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने के लिए क्वांटम रेल्म के थ्रू गया, टाइम जीपीएस का यूज़ करते हुए, हो सकता है कि वो क्वांटम रेल्म में कुछ टाइम के लिए फंस गया और फिर वहां से निकला, और उसी बीच हो सकता है कि उसका मिलन कैंग द कॉन्करर से हुआ, लेकिन कोई ऑल्टरनेट टाइम नहीं हो सकता है कि जैसे कि उसने स्टीव रॉजर्स को किसी ऐसे टाइम लाइन में धक्का दे दिया होगा जिसमें पैगी कार्टर हो, और उसे लगा हो कि उसने मुझसे पॉसिबल, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि मेन टाइमलाइन को इतना छेड़ेंगे ये लोग। पता नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये एवरेज मार्वल फैंस के लिए भी। लेकिन हाँ, स्टीव रॉजर्स से जुड़ा हुआ कुछ देखने को मिल जाए कि कैसे आखिर वो उन्होंने वो किया तो सही होगा बहुत। हाँ, और फिर बीच में जो जर्नी पूरी की पूरी हुई उनकी, वो भी अच्छे से हम लोग को समझ में मार्वल आएगी। से मुझे एक ही शिकायत है कि जो फैंस एक्चुअली चाहते हैं देखना, जो सीरीज जिस पर देखना चाहते हैं, उस चीज़ पर फोकस ना करके आइड साइड के कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी सीरीज अनाउंस किया। अभी वंडर मैन का सीरीज अनाउंस किया है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता। अगर सोचो आज के टाइम पे कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के बारे में कुछ बना देते, कि जैसे सिविल वॉर से लेकर इन्फिनिटी वॉर के बीच में कैप्टन की स्टोरी क्या रही, क्रिस इवेंस के साथ एक सीरीज निकाल दो, या फिर लोग या फिर वो पर्सनल लाइफ में कैसे थे, या फिर क्या लोग पक्का देखेंगे ये चीज़ और लोग पसंद भी करेंगे, लेकिन आप बनाओगे नहीं वो चीज़ जो ऑडियंस को पसंद है। अच्छा, व्हाट इफ जब आया था ना, तो मैं एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे हो सकता है कि उस सिनेरियो को दिखाएंगे ये लोग जिसमें क्या कहते हैं, जब स्टार लॉर्ड नहीं मुक्का मार, वो ना हुआ होता तो क्या होता, वो अगर नहीं हुआ होता और एक्चुअली पीटर और टोनी उसको ग्लव्स को निकाल देते, वो आई थिंक हम लोगों को शायद देखने को मिलेगा उसमें, क्या नाम है, व्हाट इफ सीजन 2 में, जो आई थिंक अगले साल फरवरी में आने वाला है। उम्मीद ही लगा सकते हैं। व्हाट इफ सीजन 2 में बेसिकली उसका एक इमेज निकल कर आया है ऑफिशियली। उसमें एक नई कैरेक्टर होने वाली है जिसका नाम आई थिंक काओरी है। हाँ, और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्सक्लूसिवली बनाया गया है, और ये प्री कॉलोनाइज्ड अमेरिका यानी कि 17th सेंचुरी से भी पहले की बात होगी, आई गेस 16-17 सेंचुरी से भी पहले। अब लेट्स सी कि उस टाइम से क्या कनेक्ट करते हैं, हो सकता है कि कैंग का ही कुछ हो नहीं, मुझे connection। क्या लगता है ना, ये हो सकता है कि मार्वल की 1602 वाली जो टाइमलाइन है उसको दिखा सकते हैं। कैंग वाला भी कनेक्शन हो सकता है, लेकिन मार्वल का 1602 का दिखाने का बहुत एक रियलिटी अलग है, वो उसको दिखाने का भी सेंस बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्विंटन टैरेंटिनो अपनी लास्ट मूवी बना, हाँ, बेसिकली उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 10 ही मूवीज बनाएंगे लाइफ टाइम में, और 9 बना चुके हैं, तो 10 भी आने वाली है।
आपने कौन कौन सी उनकी मूवीज देखी, कोई देखी? मैंने आई थिंक जैंगो अनचेन्ड, सॉरी वही उनकी है ना, तो हाँ मैंने देख रखी है वो मूवी, काफ़ी पहले देखी थी आई थिंक, हाँ काफ़ी टाइम हो गया उसको देखे हुए, तो वही है, वो मूवी देख रखी है, और भी आई थिंक एक शायद और देख रखी है। मैंने उनकी पल्प फिक्शन देखी है, पल्प फिक्शन बहुत अच्छी थी। फिर किल बिल की 2 मूवीज, किल बिल मैंने एक देखी है बस, वही दो, दूसरी वही है किल बिल। जेंगो अनचेन्ड भी देखी है, और उसके बाद अरे वो भी थी भाई अभी अभी, हाँ हॉलीवुड वाली जो मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन, वो देखी है। और अभी बहुत सारी मूवीज है, अभी मैंने रिसेंटली उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू किया था, मतलब 1-1.5 साल पहले, और भी बहुत देखनी है उनकी मूवी, और बहुत अच्छा लगता है उनका, मतलब उनका ट्रिब्यूट टू सिनेमा जो है वो बहुत, उनका डायरेक्शनल का स्टाइल बहुत ही अनकन्वेंशनल लगता है, लेकिन तब भी अच्छा लगता है। उनके डायरेक्शन में बेसिकली ना पूरे सिनेमा को ट्रिब्यूट है। और उनकी सबसे खासियत बात यह है कि वो हर जगह से मटेरियल उठाते हैं और बस अपने में इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो चीज़ स्टीलिंग नहीं लगता, वो चीज़ बेसिकली एक नया आर्ट। अभी लास्ट मूवी उनकी किस चीज़ पे आ रही है? ये हाँ लास्ट मूवी उनकी आ रही है एक फिल्म क्रिटिक के ऊपर, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये शायद 70s की, एक मिनट में देख के बता, हाँ 70s की पॉलिन कायल नाम की एक फिल्म क्रिटिक थी, उनकी कहानी, उनकी कहानी पर लूजली बेस्ड होगी। तो बेसिकली ये इस चीज़ का सेंस भी बनता है क्योंकि क्विंटन टैरेंटिनो खुद भी एक सिनेमा फाइल है, वो एक उनकी शुरुआत ही एक वीडियो स्टोर पर काम करने से हुई थी, वहीं से उन्होंने एक्चुअली अपनी पूरी की पूरी जानकारी जुटाई थी, तो वो इस चीज़ पर काम कर सकते हैं अच्छे से, और उनका नॉलेज बहुत बेहतरीन। ऊपर से आखिरी मूवी है तो हाँ, वो इस मूवी में सब कुछ लगा देंगे, ये जान रहे हैं हम लोग। अच्छा एक इसके अलावा एक टॉपिक है मेरे पास, तो बेसिकली मैं देख रहा था इंटरनेट पे सर्फ करते मेरे को पता चला, अभी रिसेंटली मूवी आई थी कोकेन बियर, तो बेसिकली उसकी डायरेक्टर से किसी ने इंटरव्यू के दौरान पूछा, किसी तो एक ओशन में आई थिंक 3 टन तक का कोकेन अभी तक पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे पूछती है रिपोर्टर कि क्या आप कभी ऐसे फ्यूचर में उस पर मूवी बनाएंगी कोकेन शार्क पे, तो उन्होंने बोला हाँ मैं बना सकती हूँ, और आई थिंक उसके 3-4 दिन बाद ही कोई तो ऐसे बी ग्रेड हॉलीवुड का स्टूडियो है जो ऐसे टट्टी पिक्चरें बनाते ना वो वाली, तो उन्होंने बना दी। उसने निकाल भी दिया, ट्रेलर निकाल दिया उसका, और मैंने जब चेक किया तो इससे पहले उन्होंने शार्कुला नाम की पिक्चर बनाई थी, शार्क प्लस ड्रैकुला, शार्कनेडो भी, शार्कनेडो हाँ भी शायद, एक है। तो इतनी घटिया मैंने पिक्चर देखी, वो हल्की सी देखी मैंने, इतनी घटिया मैं क्या बताऊँ, लेकिन हाँ अब मैं जानना चाहता कि वो लोग सही में बनाएंगे बन कि नहीं, जाएगा। ये क्या नाम है कोकेन शार्क पे। हाँ इन मूवीज़ का भी एक छोटा सा मार्केट है यूएस में, हाँ हाँ तो लोग तो देख लेंगे। एक्चुअली वो ये शायद उस कैटेगरी में आती ना कि सो बैड दैट इट्स सो, यस, देशद्रोही टाइप। वो तो लेजेंड। भाई भाई उसके बारे में मजाक नहीं, लॉर्ड मॉर्बियस और देशद्रोही, बस वो 2 मूवीज एकदम। नहीं, वो ऑस्कर से ऊपर, इसीलिए उन्हें ऑस्कर नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑस्कर उन्हें कुछ अवार्ड दे ही नहीं सकते, वो उनको ऑस्कर देना क्या नाम है, उनकी बेइज्जती करना होगा। वो ऑस्कर से भी ऊपर। आगे बात करते हैं हम लोग जुरासिक पार्क। तो हमारी और नर्डी की बात चल रही थी कि एक्चुअली जुरासिक पार्क को किस तरह से इन लोगों ने रीयूज करके बेकार कर दिया। मेरे हिसाब से इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल था इसे एज अ पोस्ट अपोकलिप्टिक फ्रेंचाइजी बनाना, जैसे जॉम्बीज होते हैं और जैसे वायरसेस वगैरह, जैसे लास्ट ऑफ। मेरे को लगता है कि पहली जो 3 मूवीज थी जुरासिक पार्क, ठीक है, दोज वर ग्रेट, मतलब पहली तो अच्छी थी, दूसरी भी ठीक थी, तीसरी वॉज नॉट वेरी गुड बट ठीक थी, ठीक है, एवरेज। अपने ज़माने में, हाँ अपने हिसाब से। बट जब उसे रिबूट करके जुरासिक वर्ल्ड चालू किया गया, आई थॉट बहुत कुछ कड़क देखने को मिलेगा, क्रेजी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पहली मूवी वॉज अबव एवरेज, ठीक है, उसमें डायनासोर के नए डिज़ाइंस थे, इम्प्रूव्ड सीजीआई था, तो इट वाज फन। बट उसके बाद जो 2 पार्ट आए, थिंक फॉलन किंगडम और डोमिनियन, दोनों बिलो एवरेज लगे मेरे को। तो नहीं, फॉलन किंगडम और डोमिनियन से के बीच में एक जो शॉर्ट फिल्म आई थी लिंक वाली, जिसने लिंक किया था, वो एक्चुअली बहुत बेहतर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि फॉलन किंगडम में आपने डायनासोर्स को पूरी दुनिया में छोड़ दिया है, वो डायनासोर हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते थे, पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय करते हुए दिखा सकते थे, उसमें जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल एंगल्स दिखा सकते थे। लेकिन वही है कि अभी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जुरासिक फ्रेंचाइज का एक सॉफ्ट रिबूटेड नया वो आने वाला है, आने वाले कुछ सालों में, तो वी आर होपिंग कि इस बार प्रॉपरली चीज़ों को दिखाया जाए, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने जुरासिक पार्क में देखी वही ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हम लोग को यहाँ देखने को मिली, कोई अलग चीज़ तो देखने को मिली नहीं। लेकिन वही बात चल रही थी कि जैसे पंकज भैया बोल रहे थे पोस्ट एपोकलिप्टिक,
और मेरा ये कहना था कि जब डायनासोर्स असल में एग्जिस्ट करते थे जिस टाइम के अंदर, उस टाइम का भी स्टोरी दिखा सकते हैं कि डायनासोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी दिखा सकते हैं कि उसके साथ ह्यूमंस भी उस टाइम तक आ चुके हैं। तो ऐसा दिखाते कि ह्यूमंस और डायनासोर, असली डायनासोर्स जिनको बनाया नहीं है, वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो नहीं, तो ये तो जैसे कि वो वाला जो चीज़ है ना, वो एक तरह से एक अल्टरनेट रियलिटी हो गया, प्लस ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिफिकली तो बहुत चीज़ें चेंज करी गई है ना, मूवीज़ में तो कुछ भी आप चेंज करके दिखा सकते हो। वो हल्का फुल्का साइंटिफिक वो टर्म अप्रोच लिया गया है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि क्रिटेशियस पीरियड तक ह्यूमंस इवॉल्व ही नहीं हुए थे। ह्यूमंस, मैमल्स जो थे बेसिकली वो लाइक माउस की तरह थे बिल्कुल। नहीं, वो तो मैं और जान ही सारे रहा हूँ, mammals- लेकिन वो तो मैं जान ही रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमंस बहुत बाद में एग्जिस्टेंस में है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मूवी में दिखा दो। हाँ, कौन सा कोई दिमाग उतना लगाएगा? 2 डायनासोर भिड़ते हुए स्क्रीन पे दिख गए, मजा आ जाएगा हमको। अल्टरनेट कहानी की तरह दिखाया जा सकता है। लेकिन आपका क्या कहना है, मतलब पोस्ट एपोकलिप्टिक वाला जो आप बता रहे थे, एपोकलिप्टिक? हाँ, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे इसमें, बस जैसे कि ह्यूमंस का सर्वाइवल, और जो आप बोल रहे हो ना कि ह्यूमंस और डायनासोर्स एक साथ आते हैं, जो अल्टरनेट रियलिटी, वो एक्चुअली फ्यूचर में हो सकता है कि डायनासोर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और ह्यूमैनिटी एक्चुअली केव्स में पहुंच चुकी और अब वो लोग वापस से, ह्यूमैनिटी वापस से एग्जिस्टेंस में आ रही है। है। हाँ, एग्जिस्टेंस में आ रही है और लड़ रही है अपने सर्वाइवल। वो इंटरेस्टिंग भी होगा ना देखने के लिए। हाँ, और एक ये भी दिखा सकते थे कि किस तरह से, जैसे कि जो वेलोसिरैप्टर्स हैं वो जैसे इवॉल्व कर रहे हैं, वो अपनी सोसाइटी। यार ऐसा दिखा सकते हैं कि मतलब वो लोग सब खत्म कर देते हैं, वो वेलोसिरैप्टर्स अपना पूरा एक किंगडम बना लेते हैं, सब कुछ, ह्यूमंस वापस से एग्जिस्टेंस में आते हैं, और तभी मीटियोर्स आके गिर जाते हैं, सारे डायनासोर्स ऑलमोस्ट मर जाते हैं, कुछ इंसान बच जाते हैं कुछ किसी तरीके से, और वापस से ह्यूमंस एग्जिस्टेंस में आते हैं, वापस से वो लोग डायनासोर्स बनाते हैं। या फिर नहीं, या फिर ऐसा कर सकते कि न्यूक्लियर बॉम्ब ह्यूमंस जो है एक्वायर करते हाँ, और हैं, उससे इन्हें खत्म लोग कर। आगे जाकर साइंस हिस्ट्री में सोचते कि वो मीटियोर्स थे, और ऐसे ये पूरी चीज़ लूप में चलती रहती है। जीशान का ओपिनियन जानना जरूरी है इस पर भाई। जीशान, इफ यू आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट भाई, बना दे इस पे भी एक फैन फिक्शन बना दे भाई। ओके, अब बात करते हैं शज़ैम 2 के। कैसा रहा सही था यार, मेरे को अबव एवरेज मूवी लगी, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं था, हाँ, ज़्यादा मतलब बुरा भी नहीं था। एंटरटेनिंग था। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से जा रहे हो देखने तो आपको एंटरटेनिंग लगेगी, लेकिन अगर आप कुछ और एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो तो आप मायूस हो बेसिकली उससे अगर आप एवेंजर्स लेवल शिट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं है उसमें, लेकिन हाँ, एक एज अ एवरेज मूवी, आई थिंक क्वांटममेनिया से भी बेटर कह सकते हो इसको। हाँ, बहुत सारे लोग को लग सकता है एंटरटेनमेंट फैक्टर की वजह से, और बहुत कुछ इम्प्रूव था, जैसे कि जो बिली बैटसन के एक्टर है, जैकरी लेवाई, किड एक्टर नहीं, अच्छा वो किड की बात कर रहे हो ना? हाँ, वो किड का नाम नहीं जाना, इस बार थोड़ा उनका ज़्यादा आर्टिकुलेटेड लगा परफॉर्मेंस मुझे, थोड़ा ज़्यादा नेचुरल और ओरिजिनल लगा, और जैकरी लिवाई के करीब लगा। पहली मूवी में थोड़ा सा वो था, ऑफ था वो उनका, थोड़ा सा कनेक्शन मिस करता है दोनों के बीच डिफरेंट। में। हाँ, लेकिन अभी ठीक था ये कनेक्शन, और परफॉर्मेंस इन दोनों का सही था। लेकिन वही है कि ठीक है मूवी देखने का, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो हैं उस हिसाब से ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस मूवी को उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। रिसेंटली एक प्रेडिक्शन आई है कि मतलब इस हफ्ते की जो ओपनिंग वीकेंड है इस मूवी की, वो एक्चुअली $36 मिलियन के आसपास होगी, जो कि पिछली मूवी का जो 50 मिलियन। अब मूवी का बजट भी $100 मिलियन है, तो बस वी आर होपिंग कि एटलीस्ट अपने बजट के ऑपोजिट डबल कमा ले, तो ताकि मतलब जैसे तैसे करके ये मतलब हिट हो ही, हिट 200 मिलियन तक पहुंच गई तो सही रहेगा एटलीस्ट। नहीं, लेकिन वही है ना कि अब जैसे उसके डायरेक्टर ने भी कहा है कि शज़ैम 3 तभी बनेगी और शज़ैम तभी DC यूनिवर्स में रहेगा आगे फ्यूचर में जब ये मूवी हिट होगी, और देख के तो नहीं लग रहा है एक्चुअली। इसके पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है थोड़ा सा स्किप कर लेना, चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा स्किप कर लेना। देखो, पहला तो एंडिंग की अगर बात करें तो उसमें तो अपना वंडर वुमन आती है, ठीक है, शज़ैम को जिंदा कर देती है, तो वो ठीक है, उतना तक चलता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि इसको लीक करने की क्या जरूरत थी भाई? बिग स्पॉट में क्या रिवील करने की लीक भी जरूरत क्या, उन लोगों ने टीवी स्पॉट ही डाल दिया, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, वही इसको क्या जरूरत थी इसको करने की भाई? ये एक फैक्टर बन सकता था मूवी को रीवॉच। लेकिन हाँ, मैं वही कह रहा था, ये सही था, एंडिंग सही था, ठीक है, कैमियो भी सही लगा गैल गैडोट का, फिर मिड क्रेडिट सीन भी सही था। उसको देख के मेरे को लगा ना कि उसको
डेलिबरेटली उसने ऐड करवाया है, जेम्स गन ने। ये जो ब्लैक एडम में हम लोग को जस्टिस सोसाइटी दिखाई गई थी ना, उसी को ज्वाइन करने के लिए शज़ैम को ऑफर मिलता है, और वही है। मिड क्रेडिट में तो ये था, और आई थिंक ये डीसी के फ्यूचर के लिए एक टीज था। पोस्ट क्रेडिट में हमें शज़ैम 1 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसी का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है, पहली मूवी का विलन भी देखने को मिलता है, और एक जो कैटरपिलर जैसा बंदा था, आई थिंक उसका नाम मिस्टर माइंड है, वो देखने को मिलता है। हाँ। कॉमिक्स में मिस्टर माइंड इज़ बेसिकली उसके पास टेलीपैथी की पावर है, तो वो तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता है, और वो जो उसके गले में मशीन है उससे वो बात कर सकता है। और उसका एक टीम भी रहता है कॉमिक्स में सुपर विलन्स का, जिसमें ब्लैक एडम भी होता है। आई थिंक ये सब चीज़ें अब डीसी के फ्यूचर से कनेक्ट होने वाली है बहुत ही अच्छे से, और अगर ये सब सही है तो फिर ब्लैक एडम भी शायद वापस आएगा। ब्लैक एडम से याद आया कि रिसेंटली वैरायटी ने एक इंटरव्यू में पूछा था उनसे, वह बेसिकली ऑस्कर के रेड कार्पेट में उनसे वो हेनरी कैविल के डिपार्चर, तो उन्होंने बेसिकली अपने अमेरिकन फुटबॉल का एक एग्जांपल लेते हुए समझाया था, चाहे बेस्ट कोच ही क्यों न रहे या बेस्ट क्वार्टरबैक ही क्यों न रहे, जब नया मालिक आता तो सबको हटा देता है। तो बेसिकली वो अपना एक तरह से नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेवरेट फ्रेंचाइजी से टॉपिक, बैक टू द। हम बात कर रहे थे बैक टू द फ्यूचर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता, तो आपकी कुछ थ्योरीज थी भाई आप? हाँ, बेसिकली हम लोग कॉल पे ही बात कर रहे थे, तो हम लोग बोले कि अगर फ्यूचर में बैक टू द फ्यूचर 4 बनती है तो उसकी क्या स्टोरी हो सकती है। तो वही मैंने बोला कि मेरे मन में ऐसी स्टोरी है कि बेसिकली हम लोगों को आगे ऐसा दिखाया जा सकता है कि हम लोगों को बैक टू द फ्यूचर 4 में इविल डॉक वर्सेस डॉक और मार्टी देखने को मिले। बेसिकली स्टोरी मेरे दिमाग में कुछ ऐसी है कि ऐसा हो सकता है कि जब डॉक एमिट ब्राउन 1885 के अंदर पहुंच जाता है बैक टू द फ्यूचर 2 के एंड में ना, तो वो बेसिकली एक अल्टरनेट टाइमलाइन में कभी मार्टी के लिए वो लेटर छोड़ता ही नहीं है पोस्ट ऑफिस में, और कभी उसके लिए टाइम मशीन को छुपा के रखता ही नहीं है, बल्कि वो एक्चुअली वहाँ पर जाता है, वहाँ कुछ ना कुछ करके जो टाइम मशीन है उसको रिपेयर कर लेता है, और फिर 1885 से फ्यूचर के अंदर ट्रैवल करता है, वहाँ से सामान वगैरह सब लेकर आता है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेकर आता है, और 1885 में अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर लेता है। और उस पूरी टाइमलाइन पे जिस तरह से बैक टू द फ्यूचर 2 में एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में बिफ रूल करता है, उसी तरह में यहाँ दिखाया जाता है कि बेसिकली इविल डॉग यहाँ पर पूरी चीज़ पे रूल करता है, और साथ ही में जो पूरा का पूरा टाइम ट्रैवल है, मतलब जितने भी यूनिवर्सेस हैं और टाइमलाइंस हैं उन पे भी वो रूल करता है। उसने अपनी एक पूरी टीवीए जैसी सेना बना रखी है, एंड उसी के खिलाफ तो उससे लड़ने के लिए हाँ, और उसी के लिए अल्टरनेट रियलिटी, और उसी से लड़ने के लिए मेन टाइमलाइन से डॉक और मार्टी दोनों आएंगे। दोनों बड़े हो चुके हैं, मतलब डॉक बूढ़े हो रहे हैं और अपना मार्टी भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, और दोनों आएंगे इविल डॉग को हराने। तो ये मेरी स्टोरी है इसके लिए। अब आप बताओ कैसी है? एक बार फिर से फिल्मी ज़ियान बताओ यार आपको। ये तो बहुत देखो, हम लोग पॉडकास्ट में सिर्फ जीशान को कंटेंट दे रहे हैं, मेरे को लग रहा है। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी सही स्टोरी हो सकती है, एंड आई थिंक सही रहेगा। हाँ, हो सकती है। हाँ, क्योंकि इससे पुरानी टाइमलाइन भी, पुरानी मूवीज भी टच नहीं होंगी, और रीबूट भी नहीं हो रहा है पुरानी कास्ट के साथ ही। अगर बात, हाँ, इसी के दौरान मुझे याद आया कि जो इसकी जो टाइमलाइन वाली थ्योरी है ना, रिसेट हो जाती है, जैसे कि डॉक और मार्टी अगर कोई चीज़ अच्छा, मतलब कोई चीज़ फिक्स करते हैं तो पूरी टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। तो इसी पर सवाल उठाया था एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिचियो काको ने। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो डॉक और मार्टी का दिमाग में वो सारी यादें कैसे रहती हैं, समझ रहे हो ना? क्योंकि अगर हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है तो दिमाग भी सडन चेंज होना चाहिए ना, उसके अंदर की सारी चीज। बात तो ऐसे सही है, लेकिन देन इट्स टाइम ट्रैवल प्लस क्रिएटिव लिबर्टी। नहीं, टाइम ट्रैवल जहाँ आता है वहाँ कहीं ना कहीं क्रिएटिव लिबर्टी आ ही जाती है, वरना आप टाइम ट्रैवल पिक्चर नहीं बना सकते हो। वो हुई ही नहीं है तो कहाँ से कोई पिक्चर तो ये तो अब हो सकता है इसका कोई एक्सप्लेनेशन निकल कर आ जाए। अगर फ्यूचर में ऐसे 4 बनती है तो हो सकता है कि फिल्म मेकर्स इसका कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे दें। अच्छा, आपको क्या लगता है 4 बनना चाहिए कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, और जो ट्रिलॉजी है उसे छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है। मेरे हिसाब से ट्रिलॉजी कंप्लीट है, लेकिन जो थर्ड पार्ट था, मतलब मेरे को उतना वो पसंद नहीं आया। इट वॉज काइंड ऑफ एवरेज, या कह लो बिलो एवरेज इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट 2 मूवीज़। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि
एक फाइनल मूवी है, एक फाइनल शोडाउन मूवी है जिसमें हमें पता चले कि मार्टी और डॉग का आगे क्या हुआ, ठीक है, और हमें ये भी पता चले मतलब कि एक प्रॉपर एंडिंग मिले, एक लास्ट मूवी जैसी लास्ट मूवी मिले, क्योंकि थर्ड वाली आई डोंट थिंक बैक टू द फ्यूचर जैसी फ्रेंचाइज के लिए एक फाइनल मूवी हो सकती है, लाइक उस लेवल की नहीं थी वो मूवी, टू बी ऑनेस्ट। आगे बात करते हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी के बारे पहले उसके गेम पे थोड़ा बात कर लेते हैं यार, मैंने गेम के गेम प्ले वीडियोस देखे थोड़े बहुत, भाई काफ़ी कड़क गेम है। में। गेम प्ले हम गेम प्ले ही देख सकते हैं भाई हमारे अभी दोनों के पीसी बहुत कमाल के पीसी है हम लोगों के फिलहाल। पास। तो बहुत सही है। और कैरी का स्पेशल गेम प्ले आपने देखा हाँ भाई? भाई क्या, भाई वो कैरी तो मतलब नेक्स्ट लेवल बंदा है यार, प्रका, प्रकाश वाला गेम प्ले। प्रकाश वाला गेम प्ले। और क्या सब मंत्र वंत्र भी बहुत सही पड़ता है, ऐसे छड़ी घुमाता है और बोलता है क्या माँ का, और ऐसे सब बोलता है भाई, अरे भाई बीप मार दूंगा मैं। तो कैरी का भाई देख के मजा आ गया यार, और गेम सही में गेम भी बहुत सही दिख रहा है। अरे वो पूरा मतलब इन लोगों ने फैन सर्विस किया है और जो सच में पॉटर हेड है वो मिस आउट नहीं करेगा उस चीज़ को। एंड डेफिनेटली जो दर्द हो रहा है हम लोग को देख के वो हम ही लोग बयां कर सकते हैं भाई। अब हम लोग का क्या, हम लोग का एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाते इतने माशाल्लाह पीसी, तो गेम तो दूर की बात है। लेकिन वही है कि हाँ मतलब बेसिकली गेम प्लेस काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में, स्टोरी भी एक्चुअली काफ़ी लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छी है। तो वही है कि अब जब ये गेम हिट हो गया ना, अभी सक्सेस हो गया गेम, तो इसीलिए अभी WB ने अनाउंस किया है कि वो लोग हॉगवर्ट्स लेगेसी की स्टोरी पर एक प्रॉपर लाइव एक्शन टीवी शो भी बना रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बात और करें। मेरे हिसाब से क्या ना वो सही तरीका भी हो सकता है क्योंकि एक्चुअली जो फैंस है अटैचमेंट उनकी हॉगवर्ड से ही है। हॉगवर्ड से ही मेन अटैचमेंट है। फैंटास्टिक बिस्ट आई नहीं चली तो मोस्ट प्रॉब्ली एक नए स्टूडेंट के साथ प्रीक्वल में पीछे जाएं ये लोग तो चलेगी आई गेस। ये एक तरीका भी हो सकता लेकिन वही है ना कि अभी हैरी पॉटर की पूरी जो फ्रेंचाइजी है और उसका जो क्रेज़ है वो धीरे धीरे डाई डाउन हो रहा है, तो अब एक प्रॉपर टीवी सीरीज़ का आना एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर ये आएगी तो फिर काइंड ऑफ ये हैरी पॉटर कम्युनिटी को वापस से एक रिवाइव दे देगी। ओके बात करते रिवाइव की तो रिवाइव का शायद पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की भी बात कर लेते हैं भाई। हाँ उस पर क्या लगता है रिवाइव होगी पायरेट्स? मतलब देखो अगर होती भी है ना तो जॉनी डेप तो शायद ना आए कभी, क्योंकि जो एम्बर वर्सेस जॉनी वाला केस हुआ था उसमें डिज्नी ने दिल तोड़ा डिज्नी है। डिज्नी ने दिल धोखा दिया है डिज्नी। वो चूहा इतना बदमाश है, पार्टी बदलू चूहा, तो जॉनी डेप ने ऐसे तो मना कर दिया। बट हाँ अभी जैसे बीच में आ रही थी रूमर्स की एक यंग कास्ट के साथ पायरेट्स की नेक्स्ट मूवी बनेगी, लाइक मार्गोट रॉबी भी होगी उसमें, ये वो ऐसे बन सकती है। बस वही है कि बिना जॉनी डेप के आई डोंट थिंक कि पायरेट 6 का भी सक्सेस हो पाएगी। नहीं फिलहाल शायद जेरी ब्रुकहाइमर जो एक्चुअली पूरे फ्रेंचाइजी के प्रोड्यूसर हैं, साथ ही साथ कियारा नाइटली जिन्होंने एलिजाबेथ स्वान का रोल प्ले किया था, उन दोनों ने एक्चुअली अपनी एक तरह से इच्छा जताई है कि काश ये मूवी दोबारा बन पाए। क्या पता डिज्नी अगर परसुएड करे तो शायद पॉसिबली हो ही जाए, क्या पता फैंस की ही सुन लें। अब देखो फ्रेंचाइज तो बहुत ज़्यादा कड़क है, ठीक है, और उसने पैसा भी बहुत छाप के दिया है डिज्नी को, अराउंड 5.5 या नहीं 4.5 बिलियन डॉलर्स उसने छाप कर दिए हैं डिज्नी को। तो जब इतना पैसा छाप के दिया ना तो डिज्नी छोड़ेगा तो नहीं, वो चूहा छोड़ेगा तो नहीं, पैसा तो नहीं छोड़ेगा वो चूहा। तो वही है बनाएंगे। अब हाँ ये ऐसा कर सकते हैं कि जॉनी डेप को एक लास्ट मूवी के लिए लेकर आए, जो जैक स्पैरो का पूरा आर्क है उसको ख़त्म करें, एंड उसकी जगह उसके किसी बेटे या किसी फ्यूचर वाले कैरेक्टर के हाथ में उसका मैंटल थमा दे, ताकि आगे भी हमें पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की मूवीज़ देखने को मिले। क्योंकि आई फील पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन इज़ नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ जैक स्पैरो, मतलब हाँ जैक स्पैरो की वजह से ही मूवीज़ चल रही हैं, जॉनी डेप की वजह से ही चल रही हैं, बट हाँ पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के पास बहुत कुछ है और दिखाने के लिए। ठीक है तो अब अगला टॉपिक है कि क्या होता डोरेमोन का सेंस अगर वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होता। व्हाट डू भाई वो बिल्ला जो है वो उसके पास ऐसे ऐसे गैजेट हैं कि टोनी स्टार्क उसके आसपास भी नहीं आ सकता, वैसे एक गैजेट निकालेगा पूरा मार्वल यूनिवर्स ख़त्म। वो थैनोस को भाई थैनोस को अपना पालतू बना सकता है वो। हाँ इतना ज्यादा वो कौन से मोमोटारो डम्पलिंग शायद होते हैं, उसको खिलाएगा थैनोस उसके हाथ में कब्जे में, थैनोस उसको अपना गॉन्टलेट खुद उतार के दे ले भाई डोरेमोन भाई, अच्छा आपके पास तो उंगलियां नहीं है, स्नैप कैसे करोगे आप बताओ, मैं आपके लिए स्नैप करके देता हूँ ना।
वही चीज़ है, वही चीज़ है। हाँ। और उससे याद आया, हम्म। सोच के देखो, अगर बेंटन मार्वल सिनेमैटिक बेंटेन भी कड़क रहेगा, लेकिन डोरेमोन तो डोरेमोन है भाई। बेंटेन डोरेमोन हाँ तो बेंटेन को भी कब्जे में ले सकता है, मतलब उसको भी वश में ले सकता है अपने। ही इज नो डाउट, नो डाउट। गॉड टियर है भाई। डोरेमोन, डोरेमोन, लॉर्ड मॉर्बियस, डोरेमोन और क्या नाम है अपना, डेस्ट्रॉय भाई, तीनों। तो आई थिंक इसी के साथ लास्ट चीज़ जो हम लोग आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से बोलना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करो। ये जो पॉडकास्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालो। हम लोग एक शज़ैम की टिकट गिव अवे करेंगे इसी पॉडकास्ट के जस्ट बाद में। जो कमेंट करेगा और ट्विटर मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएगा हमारे पॉडकास्ट की और सब्सक्राइब करेगा, उसको एक टिकट फ्री में दी जाएगी। एक नए मेंबर होपफुली आपको अगले पॉडकास्ट से देखने को मिलेंगे। हम उनसे बात कर रहे हैं और होपफुली सब कुछ सुलट जाएगा हमारा अगले। एंड अगर ज़्यादा कुछ तो रिवील नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें फाइनल नहीं है, लेकिन ही इज़ वेंजेंस। अब जिनको पता है उनको पता है। तो इसी सब के साथ पॉप कल्चर थेरेपी के आज के सेशन को हम लोग यहीं निपटाएंगे। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट देख के मज़ा आया होगा। इफ़ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जो लोग कमेंट करेंगे और इस पॉडकास्ट की स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे लगाएंगे उनको शज़ैम की एक टिकट फ्री मिलेगी कल तक, मोस्टली जब मतलब आई थिंक मंडे को दे देंगे हम लोग। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। बैजा कोल मेरे पले तां सही